बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करेंगे JCERT 8 क्लास का साइंस का चैप्टर 5 जो कि है जीवों में जनन। इसमें जितने भी प्रश्न उत्तर है हम लोग सभी को देखेंगे। तो चलिए, पहला है सही विकल्प का चयन कीजिए। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? आपके ऑप्शंस हैं मादा के शरीर में, ख में है मादा के शरीर के बाहर, ग में है नर के शरीर में, या घ में है नर शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन, देखिए पहला वर्ड दिया है आंतरिक, ठीक है। आंतरिक कहने का मतलब अंदर होना चाहिए, तो ये कहाँ पर में होगा? तो ये आपका मादा के शरीर में ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? पहला ऑप्शन है बहुविभाजन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है खंडन, या चौथा है द्विविभाजन। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रा जो है वो मुकुलन के द्वारा अपने आप को 1 से 2 और 2 से 4 करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन विधि। जब मादा नर का युग्मनज मिलता है तो क्या होता है? तो जब इन दोनों का ये मिलता है तो क्या बनता है? युग्मनज, निषेचन, परागन, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रोसेस को हम लोग युग्मनज ना कहकर निषेचन के नाम से जानते हैं, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर। चौथा नंबर है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? यानी इसमें कितने केंद्रक होते हैं? कोई नहीं, 1, 2 या 4। तो इसमें केंद्रकों की जो संख्या है वो आपका ख नंबर यानी 1 होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक टेडपोल जिसके द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या होता है? यानी एक टेडपोल से बड़ा मेढक बनने का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। ख नंबर में है कायांतरण, ग नंबर में है रोपण, या घ नंबर में है मुकुलन। तो इसको हम लोग कायांतरण के नाम से जानते हैं, यानी वो धीरे धीरे करके वो अपना रूप में आता है। 6 नंबर 6 क्वेश्चन है, द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किस में होता है? हाइड्रा में, पैरामीशियम में, अमीबा में, या बैक्टीरिया में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग नंबर। अमीबा में द्विखंडन के द्वारा जनन की जो विधि होती है वो संपन्न की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। शुक्राणु वृषण कोशिका में परिपक्व होते हैं, यानी शुक्राणु जो है जब वृषण कोशिका में जाते हैं तब वो परिपक्व होते हैं। तो हाँ, ये बात सही है। नंबर 2 में दिया है, मेढकों में बाहर निषेचन होता है। क्या मेढकों में जो निषेचन का प्रक्रिया है वो क्या बाहर में होता है? तो जी हाँ, ये सही है। आपका 3 नंबर में दिया गया है, अमीबा मुकुलन विधि द्वारा जनन करती है। तो अभी आपने देखा कि अमीबा द्विखंडन के द्वारा करती है, तो इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा नंबर में है, निषेचन का परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। तो जी हाँ, अगर निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज बनेगा कहाँ से? 5वां नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है? तो नहीं, भ्रूण जो है वो एकल कोशिका का नहीं बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर है, जंतुओं के नर युग्मक खाली स्थान कहलाते हैं। तो जंतुओं के जो नर युग्मक है उसको हम लोग शुक्राणु के नाम से जानते हैं। 2 नंबर है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से खाली स्थान बनते हैं। तो इनके संलयन से क्या बनते हैं? तो इनके संलयन से युग्मनज क्या बनते हैं? तो इसके संलयन से युग्मनज जो है वो आपका बनता है। इसके बाद है नंबर 3 में, युग्मनज विकसित होकर डैश का निर्माण करता है। तो युग्मनज जब विकसित हो जाता है तो भ्रूण का निर्माण करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, टेडपोल को मेढक में रूपांतरण खाली स्थान कहलाता है। तो इसको हम लोग अभी हम लोग ये MCQ में इसको देखें, इसको हम लोग कायांतरण कहते हैं। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में डैश निषेचन होता है। मनुष्य में जो निषेचन की प्रक्रिया है वो क्या होता है? तो मनुष्य के भीतर होता है, इसलिए इसको आंतरिक निषेचन हम लोग कहते हैं। जब बाहर में होगा तो उसको हम लोग बाह्य निषेचन या बाहरी निषेचन आप कह सकते हो के नाम से जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, मनुष्य में शुक्राणु या मंडाणु के संयोजन के चित्र द्वारा दर्शाते हुए निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो पहले हम लोग प्रक्रिया देख लेते हैं। जनन प्रक्रम में इनका पहला जो चरण है वो निषेचन होता है, जिसमें स्त्री यानी माँ के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। दोनों मिलते हैं, अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसको हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और ये युग्मनज जो है विकसित होकर के एक जीव का निर्माण करता है। ये तो हो गया, मैंने आपको ये बताया। अब चलिए थोड़ा सा पिक्चर के हिसाब से देख लेते हैं। ये हो गया आपका
मादा का, ये हो गया नर का। दोनों का देखिए युग्म, ये दोनों का अपना अपना जो शुक्राणु वगैरह था दोनों मिल करके एक युग्मनज बनाया और यहाँ से आपका एक जीव का निर्माण का प्रक्रिया शुरू होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में दिया गया है, सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है? क्या जनन नहीं होगा तो कुछ होगा? क्या ये जरूरी है? तो चलिए देखते हैं। सजीवों में जनन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है क्योंकि यह प्रजाति के अस्तित्व एवं निरंतरता को सुनिश्चित करता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिकता का संरक्षण करने में भी मदद करता है। अगर ये हम लोग ना करें तो इससे क्या होगा कि किसी प्रजाति का, किसी जाति का जो भाग है वो खत्म हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि वंश जो है वो वहाँ पर में खत्म हो जाएगा। इसलिए जनन जो है ये प्रक्रिया अपने जैसा को दोबारा धरती पर लाने के लिए किया जाता है। नंबर 6 में दिया गया है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में क्या अंतर है? यानी आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन में जो आंतरिक होता है और जो बाहरी होता है उसमें क्या अंतर है? तो पहले देखते हैं आंतरिक। यह वह निषेचन है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु जो है दोनों मिल करके कार्य करते हैं। अंडाणु और शुक्राणु जो है दोनों मिल करके कार्य करते हैं, ठीक है। जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है। कहाँ होता है? तो मादा के शरीर के अंदर होता है। आंतरिक निषेचन कहलाता है। जब मादा के शरीर के अंदर होगा तो आंतरिक कहलाएगा। जैसे मनुष्य हुआ, कुत्ता हुआ, ठीक है, गाय हुआ, मुर्गी हुआ, ये सब क्या है? तो ये आंतरिक निषेचन के द्वारा बच्चे को जन्म देते हैं। अब आता है बाह्य निषेचन। वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतु के शरीर के बाहर जल में होता है। जनरली जंतु के शरीर के बाहर जो होता है उसको हम लोग बाहरी निषेचन कहते हैं, लेकिन यहाँ जल दिया गया है, जल में भी होता है। जैसे मेढक और मछली क्या करते हैं? तो जल में ही बच्चे को जन्म देते हैं। अगला यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, अलैंगिक जनन क्या है? ठीक है, जब केवल एक ही जनक नए जीवों को जन्म देने में सक्षम हो तो जनन की ये विधि अलैंगिक जनन कहलाता है। इसको हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग असेक्सुअल के नाम से जानते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ पर में क्या होता है? सिर्फ सिंगल, यहाँ पर में ये आपका ये पुरुष नहीं होता है, सिर्फ मादा ही होती है। सिर्फ सिंगल से ही वंश को आगे बढ़ाया जाता है, किसी और का जरूरत नहीं पड़ता है। 8वां नंबर में आपका दिया गया है, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो जंतुओं में अलैंगिक जनन की जो 2 विधि हैं, पहला है मुकुलन, दूसरा है द्विखंडन। अलैंगिक जनन की यह विधि जिसमें एक या एक से अधिक उभार कहने का मतलब है, मान के चलिए ये हाइड्रा और यहाँ पर में इसका जो उभार है, ये उभार जब जो निकल जाता है, विकसित होकर के नए जीवों को जन्म देते हैं, तो ये प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है, जैसे हाइड्रा का। इसके बाद है द्विखंडन में अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें जनक जीव नए जीवों के निर्माण के लिए 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अमीबा का रचना कुछ ऐसे करके होता है, यहाँ पर में एक ठो है और ये अलग होकर के फिर ये मतलब सेपरेट हो जाता है। आप बुक में इसको देखोगे तो वहाँ ठीक से ड्राइंग बना हुआ है। तो ये जो बढ़ जाना है ये द्विखंडन के नाम से जाना जाता है। 9वां नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है, माता के गर्भ में शिशु के विकास की जो प्रक्रिया है उसको संक्षिप्त में बताइए। तो हम लोग पहले ही देखे थे, शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है वो युग्मनज जो है वो बनता है। ये युग्मनज वृद्धि कर भ्रूण में बदल जाता है और फिर गर्भाशय में भ्रूण निरंतर विकसित होते रहता है। धीरे धीरे इसमें विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ हुआ, पैर हुआ, सिर हुआ, आँख हुआ इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसको हम लोग गर्भ कहते हैं। इस प्रकार जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। जब पूरा विकास का प्रक्रिया खत्म हो जाता है तब जाके बच्चे का जन्म होता है। चलिए इसको एक फिगर के द्वारा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं देखिए मैंने फिगर में मेंशन कर दिया है कि कहाँ पर में क्या है। ये पहला जो आप देख रहे हैं ये आपका 0 से 6 सप्ताह का है। उसके बाद ये 7 से 10 सप्ताह के बीच में थोड़ा सा उभार आता है। 11 से 14 सप्ताह में और थोड़ा सा बनता है। आपका 15 से 18 सप्ताह में यहाँ पर मैं देखिए लगभग स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो जाता है। 19 से 22 सप्ताह में और भी जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा और डेवलप हो जाता है। उसका 23 से 26 अवस्था में इसका जो आकृति है, मतलब यहाँ पोजीशन देखिए, वो पोजीशन इनका चेंज होता है। 27 से 30 हफ्ता, यह हफ्ता का बात किया जा रहा है, वो फुल्ली डेवलप होता है। 31 से 34 में उसका सारा अंग पूरी तरह से विकसित हो जाता है और 35 से 40 सप्ताह में वो बाहर निकलने को रेडी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह माँ के गर्भ में शिशु का विकास होता है।
अब 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दो जंतु हैं जिसमें पहला बाह्य निषेचन होता है, दूसरा आंतरिक होता है। साथ ही पहला अंडा देता है तथा दूसरा सीधे बच्चे को जन्म देता है। तो पहला जंतु किस प्रकार का जंतु कहलाएगा? जो अंडे द्वारा बच्चे को जन्म देता है, मतलब सीधा अंडा देता है, उसको हम लोग अंडप्रजक जंतु के नाम से जानते हैं। पहला जंतु को 2 उदाहरण दीजिए। मेढक और मछली पहला जंतु का बेहतरीन उदाहरण में से एक है। उसके बाद का क्वेश्चन में आपको दिया गया है, दूसरे जंतु किस प्रकार का जंतु कहलाते हैं? तो दूसरे जंतु जो है वो जरायुज जंतु कहलाते हैं। अगर इसका उदाहरण अगर देना पड़े तो इसका उदाहरण में आपका मनुष्य हो गया, उसके बाद आपका कुत्ता हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? गाय हो गया। तो ये सब क्या है? तो ये सब बच्चे को जन्म देते हैं। जनरली एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा कि जिनके कान बाहर होते हैं उनका जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, यानी वो बच्चे को जन्म देते हैं। जिनके कान अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं? अंडे वगैरह दिया करते हैं। इसी के साथ ये पार्ट होता है ख़त्म। हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहें।